चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ओरिजिनल ब्रेन देखते हैं किस टाइप का दिखाई देता है। ये बड़ा एनिमेशन अच्छा बनाया हुआ है यार। ये मस्तिष्क है। उसी का दूसरा हिस्सा इस तरह से दिखाया है, दो अलग अलग मस्तिष्क हैं। ये सामने से दिखाया हुआ है, ये पीछे से दिखाया हुआ है। ये अंदर काट के अंदर वाला हिस्सा दिखाया हुआ है, और ये आधा मतलब इसको ऐसे बीच में से काटा हुआ है, तो वो वाला हिस्सा दिखाया हुआ है। ये स्टार्टिंग का आपका जो है वो सेरेब्रम है। सीरिब्रम अगर आपको करेक्टली प्रोनाउंशिएट करना है तो। ये सलवटें आपको दिखाई दे रही हैं, इसी झुर्रियों की बात कर रहे थे। झुर्रियाँ और ज्यादा होती हैं जितना ज्यादा दिमाग यूज किया जाता है। नीचे से ये वाले जो है अनुमस्तिष्क हैं, और यहाँ ब्रेन स्टेम बीच में पाया जाएगा। मध्य मस्तिष्क के बीच में होगा जो दिखाई नहीं दे सकता। ब्रेन स्टेम ये दिखाई दे रहा है, छुपा हुआ है। ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है हिस्सा, इन्होंने काट के अलग कर दिया है। अलग अलग नर्व्स हैं जो गई हुई हैं। इतना ज्यादा डीप में देखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा क्यों देखे अपन। केवल बाहर बाहर का एरिया तो दिखा रहे हैं, अपने अंदर का दिखाना है अपन को। नहीं, ये वाला वीडियो अच्छा नहीं है। ये अच्छा है, इनको जो है उन्होंने अंदर से काटा हुआ बीच में से, तो खोपड़ी ऐसी दिखाई देती है। आई होप आपको डिस्टर्बिंग ना लग रहा हो ये। यहाँ पर कोई ब्लड वगैरह नहीं है, केवल नॉर्मल सा एक तरह से आप इसको ये समझ सकते हो कि हो सकता है ओरिजिनल भी ना हो, बनाया हुआ हो, लेकिन लग ओरिजिनल ही रहा है। कल क्या फटाया उन्होंने। और अंदर ऐसा रहता है हमारा मस्तिष्क। भाई ये कभी महसूस, इतना मोटी खोपड़ी रहती है। क्या लगता है, ये सलवटें जिस जो ज्यादा सबसे ज्यादा सोचता है, दिमाग का यूज करता है, उसकी सलवटें ज्यादा रहती हैं। आपकी क्लास में किसकी सलवटें सबसे कम होंगी? कोई बोलना चाहेगा? है ही नहीं, भैया चलो। जीत। मेरे को लगा ही था यही बोलेगा। ओ भाई माय बिल्कुल गुडनेस। चिकना होगा, गंजे की तरह ब्रेन होगा उसका, बिल्कुल चिकना। चुप रहे बे। बोथ दोनों चुप रहो। हम्म। पूरी खोपड़ी भरी हुई है। तो पूरा नहीं देख पाएंगे अपन। अच्छा, इसमें जो है एक लिक्विड भरा रहता है। हमारी खोपड़ी और हमारे ब्रेन के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है। वो लिक्विड मदद करता है हमारी ब्रेन को मतलब किसी भी बाहरी आघात से बचाने के लिए। वो लिक्विड जो है वो, आप जब आपके सर में कभी कोई ठोकर लगी है बहुत तेज, तो आप देखो पूरा झन्ना जैसा जाता है, पूरा सिर जो है वो एकदम से पूरा एक पर्टिकुलर जगह पर जब दर्द होते है उसके आसपास भी दर्द होने लगता है। और वो उस लिक्विड के कारण से ही होता है, वो आघात को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, उस डैमेज को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। हाँ, अपन को इसके अंदर की देखें। ये स्पाइनल कॉर्ड दिखा दिया उन्होंने। स्पाइनल कॉर्ड इसका मॉडल है, मॉडल ही लग रहा है ये तो। ये स्पाइनल कॉर्ड।
लगभग ब्रेन का वेट किलोग्राम में तो पता होना चाहिए कम से कम अपन को। 12 से भैया 14। मुझे ग्राम में पता है। हाँ, लगभग 1.5 किलो का इसका जो है वो 1400 ग्राम बुक में लिखा हुआ है अप्रोक्सीमेटली। ये कहाँ से आ रहा है, रियल ब्रेन देख रहे थे। लिक्विड भरा रहता है इसके आसपास। इतना ज्यादा डीप में नहीं देखना है हमको, केवल अंदर से देखना है। ये ब्रेन स्टेम है जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी रहती है। ये बीच में से खोलेंगे यदि, तो अब ये अंदर से क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे हैं। अब पता चल जाएगा हमको। ये ऊपर का सेरेब्रम है जो प्रमस्तिष्क कहलाता है, नीचे वाला अनुमस्तिष्क, बीच वाला जो उसको एक बार फिर से देखो। बीच वाला मध्य मस्तिष्क है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, पीयूष ग्रंथि यहाँ पर है, पॉन्स मेड्यूला और ये मेरुरज्जु से जुड़ा हुआ है। ये मध्य मस्तिष्क के अंतर्गत ही आएगा। प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, है ना। हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि पश्चिम मस्तिष्क के अंतर्गत आएगा, ये पश्चिम मस्तिष्क वाला रहेगा। और पॉन्स मेड्यूला इसी पश्चिम मस्तिष्क में रहते हैं। उसी चीज को यहाँ पर इंग्लिश में बोल रहे हैं। सेरेबेलम, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम जो है वो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से मिलकर बना हुआ रहता है ब्रेन स्टेम। और फिर मिड ब्रेन यहाँ पर रहता है। मिड ब्रेन उसमें रहता है ब्रेन स्टेम में। वो इतना ज्यादा हो रहा है, उतना ज्यादा नहीं करना अपन को। ये मेरे ख्याल से यहाँ पर इस चीज से क्लियर हो रही है कि रियल ब्रेन हमारा अंदर से कैसे दिखाई देता है, 2 हिस्सों में बटा हुआ रहता है। बढ़िया है, ये काफी था अपन को समझने के लिए। एक वीडियो और देखना है मुझे, थोड़ा सा अनुमस्तिष्क वाला काम, मतलब जो नहीं, ये वाला ब्रेन नहीं, मजा नहीं आ रहा। खैर, अपन को जितना चीजें समझना चाहिए थी ब्रेन के बारे में, देखना चाहिए था, उतना आ गया है। अब बुक पर आ जाते हैं ताकि अपना भैया मामला सही। हाँ भैया मुझे हम्म, कुछ पूछना है। हाँ पूछ। वो मस्तिष्क रहता है, उसमें ऑक्सीजन जाती है खून से, तो हम्म, वो खोपड़ी के बाहर ही रहता है, खोपड़ी के अंदर भी जाती है? मस्तिष्क में ऑक्सीजन क्योंकि बीच जाती है में मतलब लिक्विड भरा रहता है ना। खोपड़ी के अंदर जाती है मतलब? क्वेश्चन एक्सप्लेन करो अंशिका, समझ में नहीं आया। या खून जाता है ना हमारे, खून जाता है हमारी खोपड़ी के अंदर, हम्म जिससे हमारा हम्म मस्तिष्क करता है, आपको वो आवश्यकता होती है। तो हम्म। और जो मस्तिष्क है उसमें लिक्विड भरा रहता है, तो खून बाहर रहता है या अंदर भी रहता है, मतलब वो मस्तिष्क के आवाज कट रही है आपकी। जहां तक मुझे क्वेश्चन समझ में आया वो ये आया है कि जो खून जा रहा होता है ऑक्सीजन लेकर, वो खोपड़ी के अंदर जाता है, तो कहाँ जाता है, ऐसा कुछ है क्या क्वेश्चन? खोपड़ी में, मस्तिष्क हाँ में जा रहा भैया, और जाता है या नहीं, है? बिल्कुल जाता क्योंकि है। लिक्विड भरा रहता है बीच में। लिक्विड बीच में नहीं रहता है। लिक्विड जो हमारे मस्तिष्क रहता है उसके आर आस पास रहता है। खोपड़ी और खोपड़ी तक खून जाता है कि नहीं? अच्छा, खोपड़ी, ये क्वेश्चन होगा कि खोपड़ी तक जा रहा है कि नहीं। खोपड़ी जो है, हमारी जो हड्डी होगी, वो डेड सेल से मिलकर बनी हुई होगी। स्टार्टिंग में जब वो डेवलप हो गई है एक बार, तो हाँ बिल्कुल, हड्डियों में भी कैल्शियम जा रहा होता है। मृत कोशिकाओं को कैल्शियम की जरूरत, मतलब जो भी चीजों की उनकी जरूरत है वो पहुंचाने के लिए जो है वो बिल्कुल खून तो जाना ही पड़ेगा वहां तक भी। तो लिक्विड भरा रहता है उसका मतलब ये नहीं, लेकिन दूसरी जगह उनको दूसरे तरीके से। क्वेश्चन वैसे सही है, क्वेश्चन अपने आप में यूनिक भी है कि देखना, उसका क्वेश्चन समझने की कोशिश करो सभी लोग।
क्वेश्चन ये है कि खून जा रहा है मस्तिष्क तक, तो जा रहा है खून, जाहिर सी बात है, लेकिन खोपड़ी तक जा रहा है क्या? अगर खोपड़ी तक जा रहा है तो कैसे जा रहा है, क्योंकि मस्तिष्क और खोपड़ी के बीच में तो लिक्विड भरा हुआ है। अगर खून नहीं जा रहा है तो फिर खोपड़ी बढ़ कैसे रही होगी? हम छोटे रहते हैं तो खोपड़ी जो है वो उतने की उतनी रहना चाहिए, ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ, मुझे सच सच बताऊं तो मुझे नहीं मालूम है इसका आंसर, तो मुझे थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा इसके बारे में कि जो उसका आंसर कहाँ छुपा हुआ है, किस तरह से सोचा सोचा जाएगा उसको। जो हमारी खोपड़ी की हड्डियां होती हैं, हड्डी कैसे बढ़ रही होती हैं, इसका आंसर अगर हमें मिल जाएगा तो उस खोपड़ी का भी आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हो सकता है खून की जरूरत ही ना हो हड्डी बढ़ने के लिए। हड्डी अगर बढ़ रही होंगी तो जरूरी नहीं है कि वो किस प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है, संयोजी कोशिकाओं से मिलकर बनी बनी रहती है वो ऊतक, जाहिर सी बात है वो संयोजी ऊतक होते हैं वो हड्डियों के ऊतक, लेकिन वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं, उन तक खून कैसे पहुंच रहा होता है, वो अगर एक बार पता चल जाएगा अपन को तो इसका आंसर भी पता चल जाएगा, है ना। तो मैं थोड़ा सा इस पर रिसर्च करता हूँ, उसके बाद आपको इसका आंसर देता हूँ। क्या मेरुरज्जु का कार्य केवल प्रतिवर्ती क्रिया है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सोचने वाले प्राणी हैं। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की मिलकर बनी हुई रहती है, सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है, सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि तांत्रिक संबंधन रहता है, ये मस्तिष्क में संकेंद्रित होते हैं, जो कि शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन करता है वो, हमारे अंगों के बीच एक कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा होता है मस्तिष्क, ताकि सही टाइम पर सही अंग काम करे। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं ये सही। तो हमारी जो हम अपनी क्रियाओं के बारे में सोचते हैं, लिखना, बात करना, एक कुर्सी पर घुमाना, एक कुर्सी घुमाना, किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना इत्यादि ऐच्छिक क्रियाओं के उदाहरण हैं, जो आगे क्या करना है के निर्णय पर आधारित होती हैं। ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है। ऐच्छिक क्रिया मतलब कि जो हमारे जाने माने हो रही है, ताली बजा रहे हैं, देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। अनैच्छिक क्रिया जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, वो बैकग्राउंड में चल रही है, जैसे मस्तिष्क में कोई न्यूरॉन जो है मर गए, नए न्यूरॉन बनाना है, कोशिका बनाना है, तो वो अनैच्छिक क्रिया है, वो लगातार हमारी बॉडी के अंदर जो है वो चल रही होगी, उसी को ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया जो है यहाँ पर आ रहा है। अतः मस्तिष्क को भी पेशियों तक संकेत भेजने होते हैं, दूसरा मार्ग है जिसमें तंत्रिका तंत्र पेशी संचार भेजता है। खैर इससे इसमें ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। मस्तिष्क के तीन प्रमुख भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इंग्लिश में उन्होंने जो है उसको 4 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ था, हम लोग जो है वो केवल 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क ये वाला भाग होता है जिसको सेरेब्रम बोलते हैं, आगे वाला भाग होता है जिसको प्रमस्तिष्क भी आता है उसमें, और मध्य मस्तिष्क जो है वो बीच वाला भाग रहता है, जिसमें जो उन्होंने ब्रेन स्टेम बोला था, ब्रेन स्टेम, साथ साथ एक और जो पार्ट बोला था उन्होंने वो भी हमारे मध्य मस्तिष्क में आ जाता है। और पश्चिम मस्तिष्क जो है हम इस पीछे वाले हिस्से को बोल रहे होते हैं, जो कि क्या है, अनुमस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क इसको बोल रहे हैं, सॉरी, पश्चिम मस्तिष्क जो है वो इसको बोल रहे हैं। किस किस से मिलकर बना हुआ है? पॉन्स और मेड्यूला। अच्छा, मेरे ख्याल से ब्रेन स्टेम को जो है पश्चिम मस्तिष्क बोल रहे हैं लोग, और मध्य मस्तिष्क में जो है हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि आ रही है, हाँ सही है। पश्चिम मस्तिष्क जो है वो ब्रेन स्टेम जो बात करी थी ना अभी, ब्रेन स्टेम, उसको पश्चिम मस्तिष्क बोल रहे हैं, और मध्य मस्तिष्क के अंतर्गत जो हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि वगैरह आ रही है, ये मामला है। ठीक है, बढ़िया है। मस्तिष्क को सूचना देखने वाला एक अग्र मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क, मेन सेरेब्रम, जिसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग सूचना प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र होते हैं, सुनने, सूंघने, देखने आने के लिए विशिष्टगत होते हैं, वही 4 लोब के बारे में जिनके बारे में बात करना। इसमें साचार के क्षेत्र पृथक पृथक होते हैं, चाहे इन संवेदी सूचनाएं अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाएं और पहले से मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का अलग अर्थ लगाया जाता है, इन सब पर आधारित एक निर्णय लिया जाता है, अनुक्रिया तथा सूचना प्रेरक क्षेत्र तक कैसे पहुंचाई जाए, जो ऐच्छिक पेशी की गति को हमारी टांग की पेशी का नियंत्रित करती हैं। हालांकि प्रकृति में कुछ संवेदन देखने और सुनने के लिए जटिल होते हैं, जैसे हम कैसे पता लगाएंगे हम खाना खा चुके हैं, पेट भर चुका है, हमारा पेट पूरा भरा है, ये जानने के लिए एक भूख से संबंधित केंद्र है, जो अग्र मस्तिष्क में एक अलग भाग है। हमको कितना भाग पाचन संबंधी काम जो है ना वो आगे वाला लोग कर रहा होता है ना, सेरेब्रम का, वो हमारा भाग होता है जो कि उसके लिए जिम्मेदार है, पेट भरा कि नहीं भरा उसके लिए। मानव मस्तिष्क के नामांकित चित्र का अध्ययन कीजिए, हम देख चुके हैं विभिन्न भागों के विशिष्ट कार्य हैं, अपने अध्यापक से परामर्श करके प्रत्येक भाग का कार्य पता लगाइए। तो अभी मैंने वीडियो में आपको वही चीज बताई है कि कौन कौन से भाग कौन कौन से कार्य कर रहे होते हैं। उसके बाद जो है वो प्रतिवर्ष शब्द का दूसरा उपयोग भी देखें, जिसमें प्रारंभ में चर्चा की थी। जब हम किसी ऐसे खाद्य पदार्थ को देखते हैं कि जिसे हम पसंद करते हैं तो अनायास ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, हृदय स्पंदन के बारे में भी हम ना सोचें तब भी वह होगा। वास्तव में इनके जानकर भी आसानी से इन क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते। क्या हमें सांस लेने के लिए, भोजन पचाने के लिए सोचना या याद करना पड़ता है?
अतः सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन तथा कोई सूचित क्रिया जैसे कुर्सी खिसकाना के मध्य एक और पेशी गति का सेट है जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है। इन अनैच्छिक क्रियाओं में से कई मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क से नियंत्रित होती हैं। ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना, वमन, वमन मतलब उल्टी, पश्च मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो सीधी सी बात, कुछ क्रियाओं जैसे एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना पर विचार कीजिए। ये पश्चिम मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है, जो ऐच्छिक क्रियाओं की परिस्थिति तथा शरीर की संस्कृति द्वारा संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो जो पश्चिम मस्तिष्क होता है वो सीधे रेखा संतुलन बनाना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, ऐसी क्रियाओं के लिए जो है वो जिम्मेदार होता है। हमारा जो अनुमस्तिष्क जो है के द्वारा संचालित होती है, और पश्चिम मस्तिष्क जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो हमारे मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क दोनों के द्वारा नियंत्रित की जा रही होती हैं। तो वही चीज बताया मैंने, ऐच्छिक क्रिया मतलब जो चाहकर कर रहे हैं, मोबाइल उठा रहे हैं, कुर्सी खसका रहे हैं, हाथ स्ट्रेच कर रहे हैं, तो ये सब ऐच्छिक क्रियाएं हमारे सामने हो रही है। लेकिन आपको कभी भी जो हार्ट की बीट है उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि हार्ट हम थोड़ी देर रोक के रख लें या फिर जो है वो हम तेज तेज पंप करने लगे। हम अपने आप से नहीं, वो अपने आप ही हो रहा होता है, अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे होते हैं। मुंह में पानी आ जाना, लार को नियंत्रित कितनी अगर कोई अच्छी खाने की चीज होगी तो हम कितनी भी कोशिश कर लें लार आएगी, उसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते। तो ये सभी अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत आएगा। वो अनैच्छिक क्रियाएं हमारी मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क जो है वो नियंत्रित कर रहे होते हैं। इसका अगला टॉपिक, अगला पोर्शन जो है वो कैसे उत्तर संरक्षित कैसे रहते हैं, इसको आप एक बार पढ़िएगा। तंत्रिका उत्तक कैसे क्रिया करता है, इन दोनों को जो है वो तंत्रिका उत्तक कैसे काम करता है ये आप सभी पढ़ चुके हैं, मतलब वीडियो में देख चुके हैं। तंत्रिका उत्तक मतलब न्यूरॉन कैसे काम कर रहा है। तो वो रिसेप्टर्स होते हैं, केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, केमिकल जो विद्युत आवेग में कन्वर्ट होता है। विद्युत आवेग जो है वो उसकी पूंछ से होता हुआ उसके केंद्र का द्रव भरा रहता है, वो केंद्र का से होता हुआ उसके एक्सॉन, हिंदी में याद नहीं मुझे, एक्सॉन से होता हुआ उसकी पूंछ तक पहुंचता है, टेल तक पहुंचता है, और टेल में फिर से जो है वो विद्युत आवेग कन्वर्ट हो जाता है, केमिकल प्रोड्यूस कर देता है। केमिकल जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में चला जाता है, और उसके बाद फिर से वही क्रिया होती है और एक के बाद एक जो है वो न्यूरॉन में संकेत दे जाता है। तो वाला पॉइंट आप लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वही पॉइंट इसमें फिर से लिखा हुआ है। तो आज फिर से एक इम्पोर्टेंट पोर्शन जो है हमने पढ़ा ब्रेन के बारे में। आई होप कुछ नया सीखा होगा। कोशिश करिए अपनी मर्जी से जो मस्तिष्क के 4 भाग हैं उनके बारे में पता लगाना, उनके कार्य याद करने के लिए एक शॉर्ट नोट्स जैसा बना लें। तो मुझे अच्छा लगेगा यदि आप प्रमुख 4 भाग लिखते हैं और गूगल का सर्च करके या फिर किसी भी तरह से अगर आपको अभी भी कुछ समझ में आया हुआ हो उसकी समझ से भी अगर उनके मेन पार्ट्स आप उनके कार्य, वो काम कौन सा काम कर रहा है, वो अगर लिख लेंगे बहुत अच्छा रहेगा। आपकी 10th क्लास के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए जीके का एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, नोट्स आपके दिमाग में रहेंगे, आपने वर्क किया रहेगा, थोड़ा सा आपको उसका फायदा भविष्य में मिल सकता है ना। तो एक काम करिए, आज का उसको होमवर्क समझिए और अभी निपटा दीजिएगा। 10 मिनट का काम है। कौन सा अगर 4 पोर्शन में लिखना है आपको, 4 पोर्शन में लिखिए, 3 पोर्शन में जो बुक के हिसाब से लिखना है उसके हिसाब से लिखिए, उनके काम उनके सामने लिख लीजिएगा, है ना। कल क्लास से पहले मुझे, आज कितने बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं, कम से कम 4 से 5 50% बच्चों के वो होमवर्क सबमिट चाहिए। मेरे व्हाट्सएप पर आ जाना चाहिए उसका मैसेज, फोटो क्लिक कर कर। अगर नहीं आता है तो कल की क्लास आपकी नहीं लग पाएगी, ठीक। तो आई होप कुछ नया सीखा होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव भैया।